हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। कोपिंग विद स्ट्रेस से स्टार्ट करेंगे। कोपिंग का मतलब है स्ट्रेस को या तो मिनिमाइज़ करना या उसको टॉलरेट कर पाना। तो इसमें मेनली हमारे अलग अलग टाइप के टेक्निक्स हैं जिससे हम स्ट्रेस को कोप कर सकते हैं। मतलब उसका जो इफ़ेक्ट होता है हमारे ऊपर, हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर, उसको कम कर सकते हैं और उसको झेल सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। तो कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ में सबसे पहले आएगी प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग में इसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है, जहाँ से स्ट्रेस हो रहा है, जिस प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है या उसको चेंज करने की। When people try to eliminate the source of a stress or reduce its impacts through their own actions, या तो उस सोर्स को आप एलिमिनेट कर दो, उसको हटा दो सोर्स को ही, या उसके इम्पैक्ट को कम करो, उसको चेंज करने की कोशिश करो, तो उसको प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग कहते हैं। जहाँ से भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, जिस वजह से भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है, उसी पर्टिकुलर सोर्स को, उसी चीज़ को आप या तो उसको रिमूव कर दो या उसको चेंज कर दो। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेसर का अगर लेक्चर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है, बट वो जानते हैं कि प्रोफेसर को बहुत नॉलेज है, तो मैं उसको वहाँ से रिमूव नहीं कर सकता, मैं चेंज नहीं करना चाहता। तो वो उससे जाके बात करे, उसको उससे एक्स्ट्रा क्लास ले सकता है, उससे क्लैरिफाई कर सकता है डाउट बाद में, या स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप बना के और कहीं पे पढ़ सकता है। मतलब कि जहाँ से प्रॉब्लम अराइज हो रही है, उस पर्टिकुलर सोर्स को ही जाके आप चेंज करने की कोशिश करो या उससे डील करने की कोशिश करो। दूसरी चीज़ आती है इमोशन फोकस्ड कोपिंग। इमोशन फोकस्ड कोपिंग में क्या होता है, हम अपनी इमोशंस को चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसको चेंज नहीं कर सकते जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर वो चीज़ नहीं चेंज हो सकती है तो अपने इमोशंस को चेंज करो। मतलब आपको जो उसकी तरफ आपके इमोशंस हैं, उस चीज़ को चेंज कर लो। Problem focused coping can work quite well, but it's not only the method. Most people use both problem focused and emotional focused coping. तो दोनों चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है। प्रॉब्लम फोकस में आप रिमूव कर लो स्ट्रेस। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी और के पास जाके अपना काम करा सकते हो, तो आप वहाँ चले जाओ। लेकिन अगर आपके पास कोई सोर्स और नहीं है, एक ही सोर्स है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सोर्स है, तो आप अपने इमोशंस को चेंज करने की कोशिश करो। इमोशन फोकस्ड कोपिंग इज अ स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व चेंजिंग द वे अ पर्सन फील्स और इमोशनली रिएक्ट्स टू अ स्ट्रेसर। मतलब कि ये चीज़ चेंज कर देना, जो जिस तरीके से आप उस स्ट्रेसर के लिए फील कर रहे हो, उसी को चेंज कर दो। दिस रिड्यूस द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द स्ट्रेसर। इससे क्या होगा कि जो उसका इमोशनल इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। For example, the student who is faced with a professor who isn't easy to understand might share his concern with a friend, टॉकिंग इट थ्रू until calm enough to tackle the problem। अब जैसे वो ऊपर वाली सिचुएशन थी कि वो प्रोफेसर था जिससे इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था उसके लेक्चर से। अब वहाँ पे वो सोर्स को एलिमिनेट तो नहीं कर सकता, और सपोज वो उससे जाके बात भी नहीं कर पा रहा है, तो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रैटेजी वो यूज़ नहीं कर पा रहा है स्टूडेंट। तो वो क्या करेगा, वो अपने फ्रेंड के साथ बात करेगा, उसके साथ शेयर करेगा। हो सकता है वो उसको कुछ ऐसा पॉजिटिव उसके बारे में बताए जिससे उसके इमोशंस अपने प्रोफेसर की तरफ चेंज हो जाए और वो उसको ज़्यादा पॉजिटिवली देख सके। तो जब हम सोर्स को नहीं चेंज कर सकते, तो हमें अपने इमोशंस को चेंज करना होता है। इमोशन फोकस्ड कोपिंग ऑल्सो वर्क फॉर स्ट्रेसेस दैट आर अनकंट्रोलेबल। जो स्ट्रेसेस हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, अब कोई अथॉरिटी है, जैसे कोई बॉस है या कोई अथॉरिटी फिगर है, उसको चेंज करना है या उसके साथ जाके बात करना है या उसके साथ कुछ डिस्कस करना आपके कंट्रोल में अगर नहीं है, तो आप प्रॉब्लम फोकस कोपिंग नहीं कर सकते। फिर आपको इमोशन फोकस्ड कोपिंग ही करनी पड़ेगी। मतलब आपको अपनी इमोशंस उसकी तरफ चेंज करनी पड़ेगी, ताकि आपके ऊपर उसका इफेक्ट जो है वो कम हो, नेगेटिव इफेक्ट कम हो। तो उसको एज अ चैलेंज की तरह देखना पड़ेगा, रेदर देन अ थ्रेट। मतलब एज अ थ्रेट नहीं देखना है कि वो मुझे थ्रेट करता है, आप उसको चैलेंज की तरह देखो कि ये एक चैलेंज है और मुझे इसको ओवरकम करना है, इस चैलेंज को।
तीसरी चीज़ ये है कि इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इग्नोर करने से क्या होता है कि स्ट्रेसर कभी भी हटता नहीं है या ख़त्म नहीं होता है। लेकिन स्टिल ये कह रहे हैं कि कहीं कहीं जगह पे ना इग्नोरिंग बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। सो जहाँ पे जैसे कि व्हेन वरिंग अबाउट द स्ट्रेसर कैन बी अ प्रॉब्लम इटसेल्फ, इग्नोरिंग द प्रॉब्लम इज़ नॉट बैड आइडिया। कि अगर आप उसके बारे में वरी करना नहीं रुक पा रहे हो और बहुत ज़्यादा सोच सोच के आपकी ही हेल्थ ख़राब हो रही है, तो वहाँ पे इग्नोरिंग एक सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि आप अपने इमोशंस नहीं चेंज कर पा रहे हो, तो या तो आप इमोशन फोकस स्ट्रैटेजी यूज़ करो कि अपने इमोशंस पॉजिटिव करने की कोशिश करो, नहीं तो आप फिर उसको इग्नोर करना शुरू कर दो। जबकि इग्नोरिंग एक इतना अच्छा आइडिया नहीं है, बट इग्नोरिंग करना कई बार इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जो लोग इग्नोर नहीं कर पाते हैं या ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं किसी स्ट्रेस के बारे में, उनको हार्ट अटैक्स या स्लीपिंग प्रॉब्लम्स इस तरह की दिक्कतें आने लग जाती हैं। फिर एक चीज़ और है कि ह्यूमर का भी यूज़ हो सकता है एज अ फॉर्म ऑफ कोपिंग। जैसे आप ऐसी चीज़ें पढ़ो जिससे आपको पॉजिटिव फील हो, जैसे लाफ्टर या कोई ऐसी चीज़ देख के आपको जो हंसी आए, अपने आप को लाफ्टर में इन्वॉल्व करो जिससे आपके इम्यून सिस्टम इम्प्रूव हो। इस टाइप से मतलब इमोशंस अपने चेंज करने की कोशिश करनी है। तो ये तो हो गई दो टाइप की स्ट्रैटेजीज हो गई, एक तो हो गया प्रॉब्लम फोकस, दूसरा हो गया इमोशन फोकस। फिर एक इन्होंने तरीका बताया है कि मेडिटेशन एक टेक्निक है जो कि एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई है अवेयरनेस इसके बारे में। तो मेडिटेशन एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसकी वजह से आप अपनी अटेंशन को फोकस कर सकते हो मेन चीज़ पे, वहाँ से अपना ध्यान हटा के किसी और चीज़ पे फोकस कर सकते हो। मतलब नेगेटिव साइड से हटा के पॉजिटिव साइड पे फोकस कर सकते हो। सो मेडिटेशन कैन प्रोड्यूस अ स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। मेडिटेशन में क्या होता है, एक स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होती है। इसमें ये देखा गया है कि जब हम प्रॉपरली मेडिटेट करते हैं तो ब्रेन वेव्स के अंदर चेंजेस आते हैं, जिसमें थीटा और अल्फा वेव्स आ जाती हैं। थीटा और अल्फा वेव्स हमने कहाँ पढ़ी थी, जब हम स्लीप के बारे में पढ़ रहे थे। तो जब हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन में अलग अलग टाइप की वेव्स आती हैं जिससे हमें रिलैक्सेशन होती है। उसी टाइप से जब हम अच्छे तरीके से मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ब्रेन की वेव्स चेंज होने लगती हैं जिससे हमें रिलैक्सेशन फील होता है। तो जो चीज़ हमें जिस तरह से हमारी बॉडी सोने के टाइम पे रिपेयर होती है, वैसे ही अगर आप प्रॉपरली मेडिटेट करो तो वही सेम प्रोसेस मेडिटेशन में भी होता है। दो तीन टाइप की अलग अलग मेडिटेशन है। एक तो है कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन। कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन में जैसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने के लिए बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर गोल पे फोकस करो, या कोई एक स्पॉट, कोई एक बोलते हैं ना, एक स्पॉट को फोकस करो, या किसी की साउंड पे फोकस करना है, कोई भी एक चीज़ पे बोलते हैं कि आपने उसके ऊपर फोकस करना है। So it is a form of medication. The goal is to focus the mind on some repetitive और unchanging stimulus, कि कोई ऐसी चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है या कोई ऐसी चीज़ जो एक जगह फिक्स है उसके ऊपर फोकस करना है। और उस टाइम पे यू हैव टू फॉरगेट योर डेली हैसल्स एंड प्रॉब्लम्स। मतलब कि आपको अपने डेली जो टेंशन्स हैं और प्रॉब्लम है उसके बारे में नहीं सोचना होता। तो ये कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन का एक टाइप है कि आप एक ऐसी जगह कॉन्सेंट्रेट करो जो आपके सामने फिक्स्ड है या रिपीट हो रही है बार बार, और वो चीज़ भूल जाओ जो आपकी डेली हैसल्स हैं। और हर्बर्ट बेंसन ने ये फाइंड किया था कि मेडिटेशन के टाइम पे ऐसी स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होती है जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्रेन वेव्स रिलैक्सेशन वाली हो जाती हैं, और बॉडी में मेलेटोनिन एक वो है हार्मोन है, वो रिलीज होता है जो कि वो करता है, इंड्यूस करता है स्लीप। तो उससे आपकी बॉडी रिलैक्स स्टेट में चली जाती है। सम पीपल से दैट इफ़ यू मेडिटेट ओनली फॉर 20 मिनट्स अ डे यू डोंट हैव टू स्लीप एट नाइट। तो कुछ तो ऐसे भी बोलते हैं कि 20 मिनट अगर आपने ढंग से मेडिटेशन कर ली तो रात को सोए बिना भी आपकी बॉडी उतनी हेल्दी रहती है। जबकि अभी इसका एज सच इस क्लेम का कोई इतना प्रूफ नहीं है, बट यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मेडिटेशन जो है वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फिर उसके बाद और भी तरीके इन्होंने बताए हैं, जैसे कोई अच्छी बुक पढ़ लेना या वार्म बाथ। ये भी एक रिलैक्सेशन का, मतलब आपको मेनली रिलैक्स करना है। मेडिटेशन का मेन फोकस क्या होता है कि रिलैक्सेशन, बॉडी को रिलैक्सेशन के मोड में लेके आना है। और इसका एडवांटेज ये है कि आप मेडिटेशन कहीं पे भी कर सकते हो,
जहाँ पे भी आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो ज़्यादा। दूसरी टाइप की मेडिटेशन होती है रिसेप्टिव मेडिटेशन। रिसेप्टिव मेडिटेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू एक्सपैंड कॉन्शियसनेस आउटवर्ड। मतलब आप अपने इनर थॉट्स के हटा के अपना जो ध्यान है या कॉन्शियसनेस है आपकी, उसको आउटवर्ड लेके जाते हो। आउटवर्ड मीन्स नेचर की तरफ, मेनली यहाँ पे नेचर की बात होती है। तो जैसे कभी आप सोचते हो कि आप किसी ओशन की एज पे खड़े हो या किसी स्टारी नाइट के नीचे खड़े हो, इस टाइप से आप यूनिवर्स की तरफ या नेचर की तरफ अपना ध्यान लेके जाते हो। कभी इमेजिन कर सकते हो कि आप फॉरेस्ट में हो जहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, या फिर बर्ड्स एंड एनिमल्स की साउंड आ रही है। तो उससे क्या होता है, आपकी जो अटेंशन है वो इनर जो आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी टेंशन्स होती हैं, उससे हट के आउटवर्ड चली जाती है नेचर की ब्यूटी की तरफ। तो ये हो जाती है रिसेप्टिव मेडिटेशन। इसका क्या इफेक्ट होता है, रिगार्डलेस ऑफ विच फॉर्म ऑफ मेडिटेशन पीपल चूज, कोई भी आप मेडिटेशन कर लो, चाहे कॉन्सेंट्रेटिव हो चाहे रिसेप्टिव हो, meditation only for 20 minutes can produce lower blood pressure in people with hypertension. It can calm anxiety, it can help people to get sleep and help to deal with stress. तो 20 मिनट में आप कोई भी टाइप की मेडिटेशन करो, इससे आपकी हाइपरटेंशन, एंजाइटी, स्लीप की प्रॉब्लम या स्ट्रेस की प्रॉब्लम सबसे आप डील कर सकते हो इजीली। फिर आता है कि हाउ कल्चर इफेक्ट्स कोपिंग। कल्चर से भी, अलग अलग कल्चर में भी एक कोपिंग के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ पे एक वियतनामीज कल्चर का एग्जांपल दिया हुआ है बहुत अच्छा। वियतनाम में क्या होता है कि जो ओल्ड पीपल होते हैं, जैसे बहुत ही एल्डरली जो होते हैं, वो उनको देखा गया है कि वो अपने लिए जो वुडन बॉक्स का जो कॉफिन होता है ना, वो खुद ही तैयार करके, अपना पॉलिश करके सब कुछ तैयार कर देते हैं पहले ही। तो जैसे अगर वेस्टर्न कल्चर या इंडियन कल्चर में किसी को ऐसे पता चले कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो इस तरीके से अपना कॉफिन खुद ही तैयार कर रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली शॉक हो जाएगा कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। पर वियतनाम में ये कल्चर है, क्योंकि उनको पता है कि वो स्ट्रेस नहीं लेंगे, वो ये उनको ये पता है कि जो डेथ है उसको वो, ऐसा तो नहीं है कि वो कभी मरेंगे नहीं, उसको वो हटा तो नहीं सकते अपनी लाइफ से इस चीज़ को कि उनकी डेथ नहीं आएगी कभी। तो जब वो कहते हैं कि जब जो चीज़ इनएविटेबल है उसके लिए वो पहले से ही तैयारी करके रखते हैं ताकि उनको बाद में स्ट्रेसफुल ना हो। तो ये भी एक तरीका होता है, इनके अपने कल्चर का तरीका है कि वो स्ट्रेस ना, एक्चुअली वियतनामीज कल्चर में स्ट्रेस कॉमन वर्ड है भी नहीं। वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस या इतना ज़्यादा इस वर्ड का यूज़ नहीं करते, नई चीज़ों का इतना स्ट्रेस लेते हैं, उनके कल्चर में ही ऐसा है। और आजकल वेस्टर्न कल्चर में, और जो भी हमारा इंडियन भी कल्चर है जो कि वेस्टर्नाइज होता जा रहा है, यहाँ तो स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा और बहुत ही कॉमन होता जा रहा है, जो कि वियतनामीज कल्चर में इतना नहीं है, क्योंकि वो इसको आने वाली जो भी चीज़ें हैं उसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो ये भी एक तरीका होता है कि कैसे अपने अपने कल्चर से हम सीखते हैं स्ट्रेस को कोप करना। कोपिंग विथ स्ट्रेस इन वियतनामीज कल्चर में इंक्लूड रिचुअल। वो मतलब अगर उनको स्ट्रेस हो तो क्या करते हैं, कुछ रिचुअल्स कर लेते हैं, या फॉर्चून टेलर के पास चले जाते हैं, उनसे कंसल्ट कर लेते हैं। और कुछ सर्टेन फूड को, कुछ सर्टेन उनके जो फूड होते हैं पर्टिकुलर टाइप के, वो खा के अपना स्ट्रेस कम कर लेते हैं। तो इस तरह की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला कि एशियन कल्चर में मेडिटेशन का यूज़ करते हैं। तो ये तरीके हैं, अपने अपने कल्चर के तरीके हैं किस तरीके से हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। फिर कल्चर के बाद एक चीज़ और आ जाती है, रिलीजन। रिलीजन की वजह से भी एक बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ। जैसे जो एल्डरली लोग होते हैं जिनके पास टाइम भी बहुत होता है और एक्चुअली में वो कभी उसमें नहीं होते हैं, डेली वर्क में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो वो रिलीजियस एक्टिविटी में क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनको उसमें पार्ट लेके वो लगता है कि उनका जो स्ट्रेस है उससे वो कोप कर पा रहे हैं, जो भी उनका डेली लाइफ का जो भी स्ट्रेस है। एक बिलीफ हो जाता है हायर पावर में, जो उनको कंफर्ट लगता है उस चीज़ में, कि उनको एक बिलीफ हो जाता है कि हमारे से हायर भी एक पावर है जो हमें हमारा ध्यान रख सकती है, तो उनको बहुत कंफर्टेबल फील होता है।
और इस मेंबरशिप से उनको सोशल सपोर्ट भी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे उनको अपने जैसे और लोग भी मिलते हैं, तो वो उनसे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। उन्हें ये दिखता है कि हमारे जैसे और लोग भी हैं, हम अकेले नहीं हैं, प्लस हमारे ऊपर एक है, कोई हायर पावर है जो हम सबको देख रही है, तो उनको टेंशन कम होती है, स्ट्रेस कम होता है। रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से उनको रिलैक्सेशन भी मिलती है, उनका ध्यान भी हट जाता है, अपने डेली हैसल से थोड़ा सा ध्यान भी अपना दूर हो जाता है उनका। तो रिलीजियस रिचुअल्स जो राइट्स होते हैं, दे हेल्प पीपल फील बेटर अबाउट देयर पर्सनल वीकनेस, फेलियर्स। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि इन सब चीज़ों में जाके ना उनको अपने डेली टेंशन से थोड़ा सा वो हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, इसलिए वो इन सब में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में। तो ये भी तरीका है एक तरीके से वो करने का, स्ट्रेस को कोप करने का ही तरीका है ये भी, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना। तो ये हमने कोपिंग स्ट्रैटेजीज पढ़ी हैं कि प्रॉब्लम फोकस्ड हो सकती है जब हम प्रॉब्लम को जहाँ से शुरू हो रही है, जो सोर्स है प्रॉब्लम का, उसको ही चेंज कर दें, एलिमिनेट कर दें। इमोशन फोकस में हम खुद की अपनी इमोशंस को चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं। कोई भी टाइप की मेडिटेशन हो, या किसी पर्टिकुलर कल्चर से सीख सकते हैं कि वहाँ पे लोग कैसे करते हैं, या अपने आप को रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्विज है जो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन ट्राइज टू कोप बाय एलिमिनेटिंग और चेंजिंग द स्ट्रेसर, तो वो कौन सी टेक्निक हो गई? वो हो गई प्रॉब्लम फोकस, जब हम सोर्स को ही चेंज करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड है, करीम इज रिलैक्सिंग इन अ चेयर विद हिज आईज क्लोज्ड, एज ही सिट्स क्वाइटली ही इज फोकसिंग ऑन द साउंड ऑफ हिज ओन ब्रीदिंग, क्लियरिंग हिज माइंड ऑफ हर अदर थॉट्स। तो करीम अगर चेयर पे आके बंद करके रिलैक्स करके सिर्फ अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर रहा है, तो कौन सी टाइप की मेडिटेशन है? कॉन्सेंट्रेटिव, क्योंकि वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, अपनी ब्रीदिंग पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वेज दैट रिलीजन हेल्प्स पीपल टू रिड्यूस और कोप स्ट्रेस? तो रिलीजन में क्या चीज़ नहीं होती है? सोशल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, ये ठीक है। इसमें रिचुअल्स होते हैं जिससे लोगों को अच्छा लगता है, हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं। रिलीजन आइसोलेट पीपल फ्रॉम दोज हु आर डिफरेंट, ये इसका आंसर है, क्योंकि रिलीजन ऐसा नहीं करता है कि वो लोगों को अलग कर दे जो दूसरों से डिफरेंट है। तो ये कोपिंग विद स्ट्रेस के जो हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड क्विज था। अब आपका लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, एवरीडे लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।